अमृतं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को रब करेंगे, हथेलियों के अंदर से ही आंखें कोमलता से खोलें। चलिए, सबकी तैयारी कैसी एग्ज़ाम की वो पूछिए, इसके लिए बैठे हैं। सबकी बढ़िया। चलिए, जो टेस्ट हो रहा है वो किसका, सबको लग रहा है कि वो टेस्ट सबके लिए सपोर्टिव है? ठीक है, टेस्ट में क्या हो रहा है, जो आप एग्ज़ाम देंगे वो उसको यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, चलिए, आज हमने ये क्लास इसलिए ली है कि जहाँ जिसके जो डाउट्स हैं उनको क्लियर करना है। भारती मैम की समस्या बिल्कुल छोटी सी है, तो वो पहले ले लेते हैं। स्पोर्ट्स वाले कुछ पॉइंट्स में एक मिनट देखते हैं। बोलेंगे विवेक ख्याति वाला जो पोर्शन है ना, विवेक ख्याति के आसपास असंप्रज्ञात समाधि, निर्भीत समाधि, वो वाला भी मुझे थोड़ा सा डाउटफुल लगता है। ठीक है, चलिए, इसमें से भी आपने कुछ पूछा था योग एंड स्पोर्ट्स में, है ना? पहले इसको लेते, ये सरल सा पूरा ही मतलब एक बार बता दो कि दोनों में क्या कनेक्शन है, कैसे है, और इसमें से क्वेश्चंस कैसे आएंगे। नहीं, पहले हम एक बात नहीं समझ पा रहे हैं। एक तो ये है योग एंड स्पोर्ट्स में ले, यहाँ हो गया। विवेक ख्याति तो हम लोगों का हो गया योग दर्शन का। ठीक, तो इसको हम यहाँ पर कहाँ से कनेक्ट करना चाहते हैं वो बोलिए आप। टू द पॉइंट क्वेश्चन पे आइए। मैम, ये दो अलग अलग प्रश्न है, आप चाहे इस वीक में किसी और के दिन कर दें, लेकिन ये दो मेरे डाउट्स हैं। ठीक है, तो स्पोर्ट्स, चलिए उसको हम अलग करते हैं, उस क्वेश्चन को, उसमें और भी लोगों को क्वेश्चन आएंगे। ठीक, इसमें जो योग एंड स्पोर्ट्स में है, इसमें कौन सा पॉइंट है जो क्लियर नहीं है, बस उस पर, क्यों पूरा करेंगे तो टाइम लगेगा। जो पॉइंट्स क्लियर नहीं, बस उस पर आते हैं। ठीक है, देखिए, बोलिए कौन सा पॉइंट। किस तरह के प्रश्न आते हैं, वही मैं मेन जानना चाहती हूँ। देखो, एक तो हम लोग जो विवेक ख्याति वो उसको दूसरे में लेते, पहले स्पोर्ट्स वाले में देखते। स्पोर्ट्स वाले में क्या है कि मान लीजिए कि आप किसी भी गेम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कोई भी गेम, या फिर हम लोग बोले कि योग को डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं। ठीक है, कहीं हम जाकर किसी प्लेटफॉर्म पे योग को डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, तो आप ध्यान से देखेंगे तो आप भी समझ में आ जाएगा। जहाँ पर लिखा हुआ है सिग्निफिकेंस ऑफ योगा इन फिजिकल एजुकेशन, स्पोर्ट्स, डायमेंशंस ऑफ फिजिकल फिटनेस, तो जब हम कोई भी डेमोन्स्ट्रेशन देंगे तो वहाँ पर फिजिकल फिटनेस पहला एस्पेक्ट होगा, फर्स्ट होगा। फिजिकल फिटनेस का मतलब, क्योंकि जब आप कोई डेमो देने जा रहे हैं और योग में ही देने जा रहे हैं तो फिजिकल फिटनेस मस्ट है, जो हम लोग WHO के कॉन्सेप्ट में भी पढ़ते हैं। फिजिकल फिटनेस में आप क्या क्या देखेंगे सामने किसी भी व्यक्ति में, पहले उसका फिजिक देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट इम्पैक्ट होगा फिजिक उसका कि ठीक है, फर्स्ट। फिर सेकंड क्या देखेंगे, उसकी वॉइस, आवाज़, ठीक है, कितनी स्पष्ट है। फिर थर्ड देखेंगे वो जो डेमोन्स्ट्रेट करने जा रहे हैं उसके प्रति या उसके लिए उनके पास कितना नॉलेज है, वो कैसे एक्सप्रेस करें, केवल थ्योरी पता है कि प्रैक्टिकल पता है कि दोनों पता है। ठीक, फिर उसके बाद जिस भी टॉपिक पर डेमोन्स्ट्रेशन देने जा रहे हैं, क्योंकि ये स्पोर्ट फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स वाला डेमोन्स्ट्रेशन वाला ही पार्ट है, तो यहाँ पर क्या देखना है कि जो भी हम बताने जा रहे हैं उसका हमें एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और साइकोलॉजी कितनी पता है। मान लो हम लोग प्राणायाम बताने जा रहे हैं तो प्राणायाम का हमें एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और साइकोलॉजी पता है। मान लो हम लोग कोई आसन बताने जा रहे हैं, सपोज करके हम लोग गोमुख आसन बताने जा रहे हैं, तो गोमुख आसन करते कैसे हैं, जब हम बताएंगे तो उस गोमुख आसन के डेमोन्स्ट्रेशन देने से पहले गोमुख आसन का इंट्रोडक्टरी पार्ट कुछ लाइंस में कवर करेंगे। और उसको जब कवर कर रहे हैं तो क्या क्या उसमें हमें बताना है कि एक उसका फिजिकल एस्पेक्ट रिजल्ट क्या निकल के आएगा,
वो किस डिजीज़ पर वर्क कर रहा है, हमारा कैसे वर्क कर रहा है। एक होता है, अभी हम लोग सिंपल क्या करते हैं, हार्ट पर काम करेगा, लंग्स पर काम करेगा, आर्टरीज पर काम करेगा, ऐसे बताते हैं। अब वो टाइम चला गया, ये टाइम था जब हम लोग के पेरेंट्स ऐसे बताते थे। क्यों बताते थे? क्योंकि उनके पास ऐसे कोई साधन नहीं थे या उन्होंने ऐसी डीप में कोई स्टडी नहीं की थी। तो हम लोगों के पास भी क्या था कि जो उन्होंने बताया उतना हमें समझ में आ गया। ठीक है, जैसे हम लोगों को शायद सबने सुना होगा, कभी हम लोग कहीं जा रहे हों या कोई अच्छा काम करने जा रहे हैं, किसी ने यदि छींक दिया है तो हमें क्या समझ में आता था, कहा जाता था थोड़ी देर रुक जाओ, या तो पानी पी लो या थोड़ा सा ठहर जाओ फिर जाओ। अब हमें इसका मतलब नहीं पता होता था, प्रणाम एवं व्यायाम, जबकि उसका साइंटिफिक लॉजिक क्या है, रीज़न क्या है कि जब कभी कोई हम श्रेष्ठ काम करने जाते हैं, उस समय यदि कोई छींक देता है, वो दूसरा छींक दे या हम छींकें, उस समय हमारी सुषुम्ना नाड़ी काम करती है। और जिस समय सुषुम्ना नाड़ी काम करती है या दोनों स्वर सुषुम्ना में प्रवाहित होते हैं, उस समय हमें वर्ल्डली लाइफ में जो भी काम करने का डिसीज़न ले रहे हैं वो 100% गलत हो जाएगा। इसलिए उतने टाइम उसे रोका जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, ऐसे ही हम जब गोमुख आसन बताने जा रहे हैं तो हमने केवल कहा कि बस ये लंग्स पर, ये हार्ट पर, आर्टरीज पर, स्पाइन पर, कंसंट्रेशन पे, सब पे बात करते जाते हैं। ठीक है, 1 मिनट आ रहे, इस बात को कंप्लीट कर दें। तो फिर क्या होता है कि हमें क्या बताना है कि कैसे काम करता है। एक काम करता है पर कैसे करता है, तो कैसे में हम जब डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, जब दिखाएंगे प्रैक्टिकल करके, तो हम क्या बता रहे हैं कि लंग्स क्या हो रहे हैं, एक्सपेंड हो रहे हैं। तो जब एक्सपेंड हो रहे हैं तो हार्ट कहाँ सिचुएटेड है हमारा, दोनों लंग्स के बीच में। ठीक है, तो जब अभी हम लोगों ने कई बार इस चीज़ को हमने डिफाइन किया है कि योग में यदि हमें कुछ भी ना पता हो, सडन आपसे कोई क्वेश्चन पुटअप किया जाए एग्जामिनर के थ्रू, तो हमें क्या ध्यान में रखना है कि जो कुछ भी हमने योग के प्रैक्टिकल पार्ट में परफॉर्म किया है, तो उसको करते समय स्ट्रेचिंग कहाँ पर आ रही है और स्ट्रेस कहाँ पर आ रहा है। यदि हमने इतना भी कंसंट्रेट कर लिया अपने आप में कि जहाँ स्ट्रेचिंग आ रही है, स्ट्रेस आ रहा है, इसका मतलब वहाँ से रिलेटेड जो भी सिस्टम है, उससे रिलेटेड जो भी ऑर्गन्स हैं, जो भी ग्लैंड है, जो भी वहाँ पर अदर ऑर्गन्स हैं, वो सब क्या हो रहे हैं, क्योर हो रहे हैं, ठीक हो रहे हैं। और यदि वहाँ पर अभी रिसेंट में कोई सर्जरी हुई है तो इस टाइम पर वो आसन या प्राणायाम मुद्रा बंद नहीं करना। बस इतना, ये क्या है, एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। जब आपको कुछ ना पता हो, क्योंकि अभी वहाँ पर एक बात सबको याद है, आप चाहे यहाँ से कुछ भी पढ़ कर जाएँ, वहाँ वो लाइंस नहीं पूछी जाएंगी। ठीक है, हो सकता है कोई डेफिनेशन पूछ ली, लाइंस नहीं पूछी, वहाँ क्या होगा, जो आपका कॉमन सेंस काम करेगा वो आप बोलेंगे जाकर। तो वहाँ बोलने पे हमें ध्यान में रख कर चलना है कि हमसे जो पूछा जा रहा है उसको इतना आराम से सुन लें और सुनकर हम रिस्पॉन्ड करें। अब रटा हुआ ज्ञान जो था उसको घर पे बंद करके जा रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारा जो हम लोग डायमेंशन फिजिकल फिटनेस में देख रहे हैं वो देखेंगे कि ये वॉइस के कॉन्टेक्ट में हमने बताया कि जब वॉइस क्लियर हो, फिर उसके साथ कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो, और कॉन्सेप्ट इतना क्लियर हो कि जो बताने जा रहे हैं वो उसमें कनेक्ट होता हो। ऐसा ना हो कि कोई एग्जाम्पल बताया, कोई लॉजिक दिया, कोई हमने फिलोसफिकल पार्ट ऐड किया, वो उसे कनेक्ट ही नहीं हो रहा है। ठीक, वो 2 लाइन हो, 2 घंटे का हो, लेकिन कॉन्सेप्ट उससे कनेक्ट हो। ये हो गया फिटनेस में आपका। ठीक, तो क्या हमने देखा, फर्स्ट फिजिक्स देखा, फिर हमने वॉइस देखी, फिर कॉन्सेप्ट देखा, फिर लॉजिक देखा, और लॉजिक के साथ हमने देखा जिसको हम डिफाइन करने जा रहे हैं उसको कैसे करेंगे, ये लॉजिक का पार्ट हो गया। ठीक, फिर उसके हमने प्रॉस एंड कॉन्स बता दिए, किसको करना है किसको नहीं करना है। तो ये हो गया फिटनेस में। अब आते हैं स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ फिजिक में ही आ गई आपकी, क्योंकि स्ट्रेंथ अच्छी होगी तो आपकी वॉइस में पता चलेगा स्ट्रेंथ। आपके कॉन्सेप्ट में स्ट्रेंथ कहाँ देखी जाती है, आप जब डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे होते हैं तो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बता रही होती है कि स्ट्रेंथ कैसी है आपकी वॉइस स्ट्रेंथ बताती है, कॉन्सेप्ट स्ट्रेंथ बता रहा होता है। फिर आप जो कुछ कहेंगे
बताएंगे और फिर उसके बाद आप कितना सामने वाले को जब परफॉर्मेंस दे रहे हैं तो आप कितना नोटिस कर पा रहे हैं। ये सब स्ट्रेंथ का पार्ट होता है। स्ट्रेंथ केवल हमारी फिजिकल नहीं होती है, उसमें फिर मेंटल भी हमारा जाएगा, सोशल भी जाएगा। कि जब आप कर रहे हैं तो इतना ऐसा तो नहीं कर रहे हैं कि आप कर रहे हैं तो आपको यही नहीं पता कि सामने हमें कोई देख भी रहा है, उसका भी हमें ध्यान रखना है। तो ये सब क्या स्ट्रेंथ में, ताकत में आ गया है। फिर देखते हैं एंड्योरेंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी, ये सब उसी में आ गया। जितनी बातें हमने बोली सब कनेक्ट हो गया इसमें जाकर। अब देख रहे हैं इंडिकेटर्स ऑफ मेंटल फिटनेस। मेंटल फिटनेस में क्या है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, मेंटल फिट है। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, मेंटल फिट नहीं है। अपने टॉपिक से भटक गए, मेंटली फिट नहीं है। टॉपिक में आप कुछ भी बोले, एग्जाम्पल को यदि कवर कर लिया अगर आपने अपने टॉपिक में, और एक टाइम के अंदर, मेंटल फिटनेस का पार्ट है कि टाइम के अंदर आपको कवर करना है अपना टॉपिक। फिर है कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन भी आपका कॉन्सेप्ट बता रहा है कितना कॉन्सेंट्रेट है आप अपने लिए। फिर है विल पावर, मेंटल स्ट्रेंथ। विल पावर का मतलब होता है हमारी जो शक्ति है, जो हमारी इच्छा शक्ति है। तो इच्छा शक्ति क्या है, वहाँ पर विल पावर, जिसके लिए आप जो डेमोन्स्ट्रेशन देने जा रहे हैं उसको जितने समय, जितनी देर तक करना था उसको परफॉर्म कर लें, तो ये विल पावर में आ गया। मान लो अभी आप पश्चिमोत्तानासन होल्ड कर रहे हैं, गोमुख आसन होल्ड कर रहे हैं, होल्ड करते समय बॉडी माइंड सब एक डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं, तो ये क्या है, आपकी मेंटल स्ट्रेंथ विल पावर को प्रेजेंट कर रहा है वहाँ पर। फिर विल पावर में और क्या आता है कि जो हमने अपना टॉपिक लिया, टाइम लिया, उसको जो हमें डिलीवर करने का कैलिबर है वो देखा। फिर विल पावर में क्या होता है कि जो हम करवा रहे हैं अब वो हम सामने वाले को कितना ढंग से समझा पाएंगे, ये आपकी विल पावर पर डिपेंड करता है। ठीक है, ये किस पर डिपेंड करता है कि कितना आपका अच्छा कैलिबर, ये विल पावर पर डिपेंड करेगा कि आप जो सिखा रहे हैं या सिखाना चाहते हैं वो सामने वाला आपकी बात किस लेवल तक समझ सकता है। जहाँ तक आप समझा रहे हैं वहाँ तक, या फिर वो अपने लेवल पर समझेगा। ठीक है, तो ये आपकी विल पावर पर डिपेंड करेगा। इसके बाद है कॉग्निटिव एबिलिटीज़। कॉग्निटिव मीन्स क्या होता है हमारा, जहाँ पर हमारी क्या क्या चीज़ें, कितना हम अटेंटिव हैं, अटेंशन कितना दे रहे हैं, पे कर रहे हैं सामने वाले को, कितना हमारी मेमोरी शार्प है, कितना हमारा थिंकिंग जो थॉट प्रोसेस है, मैनिपुलेट करने का तरीका है। कि गोमुख आसन कर रहे हैं तो आपने कह दिया गोमुख आसन स्टार्ट कीजिए और आप करके दिखाने लगे। तो कॉग्निटिव जो एबिलिटीज है वो क्या दिखा रही है कि पहले आप दंडासन में आए प्रॉपर, फिर लेफ्ट को फोल्ड करेंगे पैर को, फिर राइट को दूसरे साइड करेंगे, फिर जो हाथ नीचे है, जो पैर नीचे है उस हाथ को नीचे से लेंगे पीछे बैक साइड, जो पैर ऊपर उसे ऊपर से लेंगे, और फिर डीप ब्रीदिंग करते हुए गोमुख आसन को करेंगे। तो ये क्या है, ये आपकी कॉग्निटिव एबिलिटीज दिखा रही है। कॉग्निशन का मीन्स होता है कॉग्निटिव का या कॉग्निटिव साइकोलॉजी का संज्ञानात्मक मनोविज्ञान। जो चीज़ आपके संज्ञान में हो, जिससे आप टोटली अवेयर हैं, वो आपका कॉग्निटिव एबिलिटीज में कनेक्ट होता है। फिर है रोल ऑफ योगा प्रैक्टिसेस फॉर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। अब फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए योग की प्रैक्टिस का क्या रोल है, फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए योग की प्रैक्टिस का रोल क्या है। जितना हम सही से योग करेंगे उतना हम कंसंट्रेट होंगे, तो जितने हमारे ऊपर डायमेंशन है वो सब हमें बेनिफिट मिलेगा। अब टोटल में अगर वन करके बताना चाहे 1 by 1, तो हम लोग WHO की जो डेफिनेशन है वो हम फुलफिल कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद आता है सटक्रिया आसन, सटक्रियाज आसन, प्राणायाम, बंद, मुद्रा, ध्यान। ये सब क्या है, ये सब हमारी फिटनेस को ही इम्प्रूव कर रहे हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ योगिक लाइफ स्टाइल इन इम्प्रूविंग एफिशिएंसी इन स्पोर्ट्स पर्सन। इसका मीन्स हुआ कि जो हमारा लाइफ स्टाइल में योग का क्या रोल है, क्या है, कैसे इम्प्रूव हो रही है हमारी जो लाइफ स्टाइल है। तो लाइफ स्टाइल जब कैसे इम्प्रूव होगी, जब आप डेली योग का अभ्यास कर रहे हैं, और योग के अभ्यास में आप किन किन बातों का ध्यान रख रहे हैं कि जो योगा अभ्यास कर रहे हैं वो हम मॉर्निंग में करें, खाली पेट करें, रात को हल्का भोजन लें, जल्दी सोएं, सुबह उठें, तब आपके योग में कुछ रिजल्ट आएंगे योग की प्रैक्टिस में। अदरवाइज आपने कहा योग हम डेली कर रहे हैं पर इम्प्रूवमेंट कहीं नहीं आया। वो कब नहीं आएगा, आपने हैवी डाइट ले ली, सुबह देर से उठे, फिर आपने जल्दी से पहले सूर्य नमस्कार ही स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सारी वो चीज़ें हैं कि अगर हमें
योग को ठीक से अपने जीवन में, लाइफ स्टाइल में योग के रिजल्ट देखने हैं तो फिर योग के जो रूल्स हैं उन्हें फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, हम लोगों ने क्या देखा था, घेलन संहिता में बात की थी कि प्राणायाम से पहले की तैयारी क्या है, स्थान, काल, आहार, मिताहार उसमें है, और फिर नाड़ी शोधन प्राणायाम। मतलब प्राणायाम कब हमें रिजल्ट देगा, जब हमने इतनी चीज़ों को कंप्लीट किया हो। एक स्थान मतलब एक सही जगह पर बैठकर हम प्राणायाम करते हैं। आप देखेंगे जब जो आपका पूजा का रूम है वहाँ पूजा करना क्यों अच्छा लगता है, क्योंकि वहाँ के वाइब्रेशन वहाँ के कनेक्ट हो गए पूजा रूम में। ऐसे यदि आपने कोई स्थान सही चुन लिया है, जो क्रॉस वेंटिलेशन है, शांत जगह है, तो वो आपके लिए सुटेबल रहेगा। फिर हमने काल का मीन्स हो गया समय। समय यदि कोई भी चूज़ करते हैं, आज 8 बजे, कल 10 बजे, कल 5 बजे, तो ये क्या होगा, ये आपका मेंटल सेटअप नहीं बनाएगा। जब आप किसी एक समय पर एक जगह पर बैठना शुरू कर देते हैं तो जो नेचर है वो आपको इंडिकेट करने लगता है कि ये आपका टाइम हो गया। जिन लोगों को सुबह उठने की लंबे समय से हैबिट है, आप देखेंगे वो 4 बजे उठने वाले हैं तो 3 बजे भी सोए होंगे तो 4 बजे उठ जाएंगे, भले बिस्तर से ना उठें लेकिन नींद उनकी खुल जाएगी। ठीक है, तो ये क्या, ये इंडिकेटर्स हैं। जब हम नियम से चलते हैं तो नेचर हमें सपोर्ट करना शुरू करता है। तो ये सब चीज़ें हमारे लाइफ स्टाइल में जब शामिल होंगी तो योग का रिजल्ट आएगा। तो वो हम जो फिजिकल एजुकेशन, स्पोर्ट्स या अदर योग में देखना चाहेंगे तो वो सारे रिजल्ट दिखाई देंगे। ठीक है, तो आप इसको वहाँ पर जब पूछा जाए टू द पॉइंट रिप्लाई कर देंगे। चलिए अब अंजू मैम का क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर आते हैं विवेक ख्याति पर। बोलेंगे मैम, आपने बोला कि जब छींक आती है तो हमारी सुषुम्ना नाड़ी चलती है। लग रहा था अंजू मैम यही रुकी है उसमें लेंगे, दोबारा लेंगे क्लास कभी। ठीक, अब ये वो वाली छींक नहीं, हम जुखाम वाली छींक नहीं है, कोल्ड वाली। ठीक है, एक नहीं ना अचानक से। हाँ बोलेंगे। ठीक है, जब सुषुम्ना चलती है उस टाइम तो जो हम कार्य करते हैं वो सिद्ध हो जाता है। हम कुछ बोलते हैं तो वो भी। सुषुम्ना में यदि संसार के लिए हमने कुछ भी मांगा तो वो असफल हो जाएगा। ध्यान से लिख लीजिए, ठीक है। मुझे भी यही मालूम था, सुषुम्ना में वो करें तो काम सिद्ध होता है। अब सुनिए, अब इसको फिर से लिख लीजिए। लेफ्ट नॉस्ट्रिल जब चलेगा तो जितने शांति वाले काम हैं उनमें सिद्धि मिलेगी। राइट नॉस्ट्रिल जब चलेगा तो जितने हमारे बॉडी के लेवल पर वर्क करने के जो जिसमें स्ट्रेंथ चाहिए बॉडी वाली, वो सिद्ध हो जाएंगे। और जब सुषुम्ना चलेगी तब आप यदि यूनिवर्स में कल्याण से संबंधित कुछ सोचेंगे कि हमारा भी कल्याण हो और सबका कल्याण, जो हमें खुशी मिल रही है ये पूरे यूनिवर्स को मिले, वहाँ सार्वभौमिक काम होता है। ठीक है, वहाँ स्वार्थ वाले एक भी काम सिद्ध नहीं होते। इसीलिए सुषुम्ना चलती है तो केवल श्रेष्ठ जो जीवन को मुक्त होने वाले जितने डिसीजन हैं, जिसमें सब जुड़ते हों, वो काम सिद्ध होते हैं। ठीक है अंजू, क्लियर? चलिए अब हम लोग आते हैं आगे। अब विवेक ख्याति पर आते हैं जिसकी बहुत ज़रूरत है। विवेक ख्याति, विवेक क्या है हमारा, बोलेंगे हेमंत भाई? डॉक्टर साहब इनको सबको कल बता दिया था ना कि आज कल इनका मॉक टेस्ट है। हेमंत भाई ये सब आप ही की जिम्मेदारी है। हाँ बस ठीक है। वैसे तो मैंने आज सबको वॉइस में मैसेज डाल दिया है ग्रुप में, सब लोगों ने सुन लिया होगा ना? एक बार बोलिए, फिर बता दीजिए। एक बार फिर बता देते हैं कि आप लोग अभी 8 लोग दिख रहे हो, कुसुम जी और प्राची जी नहीं दिख रहे, तो वो लोग रिकॉर्डिंग से कर लेंगे। लेकिन ये समझ लीजिए कल आपका मॉक टेस्ट है ना, तो 7 से 8 आपका मॉक टेस्ट रहेगा। ठीक है, तो आप लोगों को मतलब भोजन आदि का थोड़ा गैप रखना पहले से ही। ऐसे नहीं कि खाना खा के आ जाओ जी, हम तो अभी खाना खा के हम कैसे देंगे, ये नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए पहले ही आपको आज भी बताया, दिन में भी, और अभी फिर बता देते हैं कि कल मॉक टेस्ट 7 से 8 में रहेगा, जिसमें तीनों पार्ट का मॉक टेस्ट आपका प्रैक्टिकल का, जैसे वहाँ वाईसीबी में होता है 1 घंटे, वैसे ही यहाँ पर भी रहेगा आपका। तो जिससे कि थोड़ा आत्मविश्वास आपके अंदर आ जाएगा कि कैसे हमको परीक्षा देनी है। तो कल आसनों का होगा प्रदर्शन। ठीक है, जो जो आपके सिलेबस में है, डॉक्टर साहब ने आपको सारे लगभग पूरा प्रैक्टिकल हो चुका है आपका, लगभग क्या पूरा कोर्स ही हो चुका है, थ्योरी हो चाहे प्रैक्टिकल हो चाहे टीचिंग स्किल, सभी हो चुका है। अभी भी एक्स्ट्रा ही चल रहा है समझ लो। अब
उसके अलावा वाइवा होगा, आपका टेक्स्ट में से पूछा जाएगा, है ना। और उसके बाद तीसरा होगा टीचिंग स्किल, है ना, मास्टर स्किल। तो ये तीनों पार्ट का कल आपका 7 से 8 के बीच में होगा। इसीलिए आप लोग 5 मिनट 10 मिनट पहले आकर के अपनी जगह पे बैठना, अपने मैट पर बैठना, क्योंकि मेंटली प्रिपरेशन के लिए भी 10 मिनट 5 मिनट चाहिए होते हैं। ऐसा समझ के चलना कि कल परीक्षा का पूरा एक डेमो देने जा रहे हैं, है ना। तो वो मॉक टेस्ट का मतलब वही होता है, ठीक है। तो यही सूचना आपको दोबारा देने आया हूँ, जिससे कि आपको कल ये नहीं लगे कि हमने तो देखा ही नहीं था, मैसेज ऊपर नीचे हो रहा है, ऐसा हो रहा है। तो इसीलिए आपको मैं निवेदन करने आया हूँ डॉक्टर साहब की उपस्थिति में कि कल अपने को मेंटली प्रिपेयर हो जाना, ठीक है डॉक्टर साहब। चलिए ठीक है बंधु, चलिए। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं विवेक ख्याति की, ठीक है। विवेक क्या है? हमारा बुद्धि का परिष्कृत रूप है, ठीक है। बुद्धि सभी के पास होती, जब बोलते हैं सद्बुद्धि, तो सद्बुद्धि विवेक से संबंधित है, ठीक। भगवान से जब कुछ मांगना हो और कुछ समझना है तो केवल एक ही चीज़ मांगनी चाहिए, सद्बुद्धि दे दो, ठीक है। क्योंकि सद्बुद्धि है तो सब है, सद्बुद्धि नहीं है तो कुछ नहीं है, ठीक है। तो विवेक क्या है? सद्बुद्धि है एक तरह के। तो जो हमारा विवेक है, और ख्याति मीन्स क्या होता है? ज्ञान। ख्याति मीन्स है, ख्याति संस्कृत से लिया का वर्ड है, ख्याति मीन्स ज्ञान। तो विवेक ख्याति का अर्थ है विवेक ज्ञान, ठीक है। तो विवेक ख्याति क्या है? कितने लोगों को याद है? हमने संप्रज्ञात समाधि के 4 प्रकार पढ़ाए थे, ठीक, याद है? कौन कौन से प्रकार थे? बस इतना बता दीजिए जिनको याद है। विचार, और बताएंगे, जिसको याद हो वो बोलेंगे। याद तो करें मैम। सवितर्क, निर्वितर्क और सविचार, निर्विचार, आनंद और अस्मिता, ठीक है। तो वितर्क समाधि हो गई हमारी। फिर अच्चन कला मेरे को याद था इसलिए हैंड रेज। हम वितर्क समाधि, उसके अंदर है सवितर्क और निर्वितर्क, ठीक है। संप्रज्ञात समाधि में 4 समाधि हैं। वितर्क समाधि जिसके 2 पार्ट हैं, सवितर्क और निर्वितर्क। इस स्थूल विषयों पर पंचमहाभूत पर लगाई जाती है। फिर उसके बाद दूसरा है हमारा विचार समाधि। विचार में सविचार और निर्विचार है। सविचार और निर्विचार समाधि किस पर लगती है? तन्मात्राओं पर। ये पंचमहाभूत पर, वो तन्मात्राओं पर लगती है। उसके बाद है आनंद समाधि, और उसके बाद है फिर हमारी अस्मिता समाधि, ठीक। ये है संप्रज्ञात समाधि के 4 प्रकार। और टोटल समाधि कितनी है? 2 है, संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि। संप्रज्ञात का एक नाम है सबीज समाधि, और दूसरा असंप्रज्ञात का क्या है? निर्बीज समाधि। फिर संप्रज्ञात को जो चित्त की 5 भूमियाँ हैं, उसमें संप्रज्ञात का नाम है एकाग्रावस्था, और असंप्रज्ञात का नाम है निरुद्धावस्था, ठीक है। फिर जब वैराग्य की बात करते हैं तो संप्रज्ञात कनेक्टेड है अपर वैराग्य से, और असंप्रज्ञात कनेक्टेड है पर वैराग्य से, ठीक। संप्रज्ञात अपर वैराग्य और असंप्रज्ञात समाधि पर वैराग्य से कनेक्टेड है। फिर उसमें एक अंतिम जो कॉन्सेप्ट है वो है कैवल्य। तो कैवल्य किससे कनेक्टेड है? कैवल्य असंप्रज्ञात से कनेक्टेड है। कैवल्य का कोई दूसरा नाम नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है? अब विवेक ख्याति की बात करते हैं। तो हमारी वृत्तियां कितने प्रकार की हैं? योग दर्शन का कॉन्सेप्ट है, एक बार छोटा सा पूरा ओवरव्यू लेते हैं फटाफट। योग दर्शन जो है हमारा बुक है, उसका जो कॉन्सेप्ट है या आधार है, बेस है, वो है चित्त। इसलिए डेफिनेशन क्या है? योगा चित्त वृत्ति निरोधा। चित्त को किससे कनेक्ट करते हैं? माइंड से। चित्त को इन इंग्लिश किसमें कनेक्ट करते हैं? माइंड से। फिर जो हमारी वृत्तियां हैं वो क्या है? विचार है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो चित्त में जो वृत्तियां हैं वो कितने प्रकार की हैं? 2 प्रकार की, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। क्लिष्ट हमारे नेगेटिव थॉट्स हैं, अक्लिष्ट हमारे पॉजिटिव थॉट्स हैं। फिर इसके बाद वृत्तियां कितनी हैं? 5 हैं, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति। ये जो 5 वृत्तियां हैं ये ही क्लिष्ट भी हो सकती हैं, अक्लिष्ट भी हो सकती हैं। मतलब अभी हम लोग यदि लूज वर्ड्स बोलेंगे तो ये क्या हो गया? क्लिष्ट वृत्ति।
और हम इसी से मंत्र बोले या आशीर्वाद दें या सहज जो भी बात बोलनी है तो ये अक्लिष्ट में कनेक्ट हो जाएगा। मतलब जो हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स है उनमें हम उनका सदुपयोग करेंगे तो अक्लिष्ट वृत्ति, दुरुपयोग करेंगे तो क्लिष्ट वृत्ति। तो प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृति सब हमारे लिए क्लिष्ट भी हो सकती हैं और अक्लिष्ट भी हो सकती है। प्रमाण 3 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं? प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। प्रत्यक्ष जैसे हम लोग बैठे हैं, अनुमान का मतलब हमने गैस किया कि बादल देखकर हमें अनुमान लग गया बारिश आने वाली है, धुआं देखकर अनुमान लगा कि आग नीचे जल रही है। फिर आगम का मीन्स हो गया वेद, उपनिषद, जितने भी पौराणिक ग्रंथ हैं जो स्पिरिचुअलिटी और साइंटिफिक बेस लिए हुए हैं वो सब क्या है? हमारे आगम प्रमाण। फिर इसके बाद प्रत्यक्ष ये हो गया प्रमाण। विपर्यय क्या है? मिथ्या ज्ञान। तो मिथ्या ज्ञान क्या है? सांप रस्सी और रस्सी सांप, दोनों ही मिथ्या ज्ञान है। तो इसका मीन्स हुआ कि जब सांप रस्सी दिखे तो ये क्लिष्ट वृत्ति हुई, और जब रस्सी सांप दिखे तो भी क्लिष्ट वृत्ति हुई। तो सांप सांप दिखे, रस्सी रस्सी दिखे, ये अक्लिष्ट वृत्ति होगी। ठीक। फिर हमने देखा विपर्यय। विपर्यय मीन्स क्या है? जो जिसका कोई शब्द भी नहीं है, कोई रूप, कुछ दिख नहीं रहा, हमारे अंदर एक कल्पना आ रही, इमेजिनेशन कर रहे हैं हम, तो वो कल्पना हम ये भी कर सकते हैं कि हमारा जीवन बहुत सुंदर हो सकता है, होगा, और कल्पना हम ये भी कर सकते हैं कि हमारे जीवन में कुछ नहीं हो सकता है। तो ये हमारी क्लिष्ट और अक्लिष्ट दोनों में कवर हो रही है। यदि अच्छा सोच रहे हैं तो योग में आगे बढ़ेंगे, जीवन सुंदर होगा। अच्छा नहीं सोच रहे हैं तो जीवन कम अच्छा होगा या अच्छा नहीं होगा। फिर हमने देखा अभाव प्रत्ययलम्ना वृत्ति निद्रा, मीन्स नींद को देखा। नींद एक ऐसी हमारी वृत्ति है कि जब हम संसार से डिटैच्ड होते हैं तब हमें नींद आती है, और नींद से जगने के बाद हम ये अनुमान लगा पाते हैं या ये समझ पाते हैं कि आज हमें कैसी नींद आई थी। तो नींद से जगने के बाद क्या अनुमान लगा रहे हैं, कैसे हम समझ पा रहे हैं? यदि हमारा माइंड फ्रेश है, बॉडी फ्रेश है, तो हम क्या समझें? अच्छी नींद आई थी, तो ये अक्लिष्ट वृत्ति हो गई। और यदि हमें ऐसा लग रहा है कि आज हमें पूरी रात नींद नहीं आई, करवट बदलते रहे, तो ये क्लिष्ट निद्रा हो गई। तो अच्छी नींद हमारे ध्यान में सपोर्ट करेगी, और खराब नींद, जो सही नींद नहीं है, वो हमारे स्वास्थ्य को खराब करेगी। फिर हमने देखा अनुभूत विषय संभ्रमोसा स्मृति, जो हमारी स्मृति है, मीन्स मेमोरीज, रिकॉल, जो रेमिनिसेंसेस, यादें हैं हमारी, वो क्या है? वो जैसे ही आप अच्छे किसी व्यक्ति की याद आएगी, आपको लगेगा एक साहस बढ़ जाएगा, हमारे अंदर आ जाएगा। और जैसे ही कोई ऐसी याद आई जिससे हमें दुख मिला हो, ऐसे व्यक्ति की याद आ जाए, तो अभी जो हमारा साहस है, जो हमारे अंदर एक स्ट्रेंथ है, शक्ति है, वो कमज़ोर हो जाएगी। तो यही क्लिष्ट, तो जितनी हमारी वृत्तियां हैं ये क्लिष्ट और अक्लिष्ट दोनों हो सकती हैं। तो इन वृत्तियों को अक्लिष्ट कैसे बनाएं? योग के माध्यम से बनाएंगे। तो जितना अष्टांग योग है वो किसके लिए? सभी वृत्तियों को क्लिष्ट से अक्लिष्ट में कन्वर्ट करने के लिए। और फिर एक टाइम पे आकर अक्लिष्ट भी किस में कन्वर्ट हो जाएंगी? अक्लिष्ट से भी मुक्ति हो जाएगी। तो अक्लिष्ट वृत्ति कौन सी है? मुख्य अक्लिष्ट वृत्ति, जिसका नाम है विवेक ख्याति। हमारी सभी वृत्तियों में से अक्लिष्ट वृत्ति में से, अक्लिष्ट वृत्तियां सभी, जो अच्छा काम है वो सब अक्लिष्ट वृत्ति है, लेकिन उनमें से मुख्य कौन सी है जो सही और गलत के बीच में एक डिफ्रेंशिएट, एक अंतर दिखाती है? वो है हमारी विवेक ख्याति। तो विवेक ख्याति का उदय कहाँ पर होता है? जो हमने चित्त की 5 भूमियाँ पढ़ी थी, क्षिप्तावस्था, मूढ़ावस्था, फिर विक्षिप्तावस्था, एकाग्रावस्था और निरुद्धावस्था। अब ये जो 5 भूमियाँ हैं, इनके आधार पर हम क्या डिसाइड करते हैं कि हम कहाँ हैं। यदि क्षिप्तावस्था का मीन्स हो गया रजोगुणी स्वभाव, चित्त त्रिगुणात्मक है, 3 गुण है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो रजोगुण क्षिप्तावस्था में डोमिनेंट है। इसका मतलब रजोगुणी लोगों का स्वभाव क्या होता है? जरूरत से अधिक खुश हो जाना और बहुत अधिक दुखी हो जाना, 2 डायमेंशन होते हैं। तो ये हम चेक कर लें कि हम कहाँ पर हैं, क्षिप्तावस्था में या विक्षिप्तावस्था में या मूढ़ावस्था में। फिर आते हैं मूढ़ावस्था में। मूढ़ावस्था में क्या है कि हम जड़ बुद्धि होने लगते हैं, पर कुछ अच्छाइयाँ भी हैं, उसको बाद में देखेंगे। पहले अभी उनका जो नेगेटिव पॉइंट्स है उनको कनेक्ट करते हैं। तो मूढ़ावस्था में स्थिरता, जड़ता, ये लक्षण है। और जो मूढ़ावस्था में तमोगुण बढ़ जाता है तो नींद बहुत अधिक आएगी, कभी भी आ जाएगी। तो ये सब क्या है? ये हमारे
मूढ़ावस्था है। तो इसका मतलब अब ये चेक कर लें कि कभी भी हमें नींद आ जाए, कभी भी किसी काम को टाल दें, कहीं पर भी छोड़ दें, तो ये सब किसके लक्षण है? मूढ़ावस्था में। तो हम देख लें हम कहाँ पर हैं। फिर आते विक्षिप्तावस्था में। विक्षिप्ता में क्या है कि हमारा जो मन है या हमारा जो नेचर है वो रजोगुण से भी प्रभावित हो रहा है और सतोगुण की तरफ भी जा रहा है। कई बार देखा होगा हम लोग संसार में सब जगह, कोई शादी अटेंड करके आएंगे, अपने घर में होगा फंक्शन अटेंड करेंगे, सबसे मिल कर आएंगे, रास्ते में घूम कर आएंगे और फिर अचानक से लगेगा कि मेरे जीवन का कोई सदुपयोग हो भी रहा है या ऐसे ही जीवन जा रहा है। फिर लगता है कि नहीं, इसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा ताकि मेरा माइंड फ्रेश रहे और हम जीवन में कुछ ऐसा करें जिससे मनुष्य होना सार्थक लगे। तो ये क्या है? ये सतोगुण की अवस्था चल रही है यहाँ पर। तो यहाँ विक्षिप्तावस्था में रजोगुण और सतोगुण एक दूसरे से फ्लक्चुएट हो रहे हैं, लेकिन बार बार सतोगुण उभर कर आगे आता है कि जीवन तो जिएंगे लेकिन हम कुछ अच्छा भी करेंगे, यहाँ पर मनुष्य जीवन को सार्थक भी बनाएंगे। ये है विक्षिप्तावस्था। तो हम सब चेक कर लें कि हम कहाँ पर हैं, क्योंकि इन चित्त भूमियों से हम अपने को चेक करते हैं कि हम कहाँ पर हैं। फिर आते एकाग्रावस्था। एकाग्रा मीन्स होता है टू बी कॉन्सेंट्रेटेड इन वन वे, मीन्स वन डायरेक्शन। एक जगह पर एकाग्र हो गए, एक वृत्ति पर एकाग्र हो गए। तो एकाग्रावस्था संप्रज्ञात समाधि से कनेक्ट होता है और एकाग्र संप्रज्ञात समाधि में ही विवेक ख्याति का उदय हो जाता है। एकाग्रावस्था संप्रज्ञात समाधि है और यहीं पर विवेक ख्याति पूरी तरह उदय हो गई है, मतलब विवेक का जन्म हो गया है। अब यहाँ पर हम पूरी तरीके से क्लियरिटी आ गई है हमारे अंदर कि हमारा मनुष्य जीवन मोक्ष को प्राप्त करने के लिए और मनुष्य होने के लिए, बाकी की चीज़ें अलग हो गई। विवेक से किसका जन्म होता है? वैराग्य का जन्म होता है। और वैराग्य हमें क्या सिखाता है? विवेक से जब वैराग्य का जन्म होता है तो वैराग्य हमें क्या सिखाता है कि संसार में कौन सी चीज़ शाश्वत सत्य है, मीन्स एटर्नल ट्रूथ है। तो शाश्वत सत्य क्या है? डेथ। डेथ इज सर्टेन, इट कैन कम एनीवेयर एनी टाइम। ठीक, केवल मृत्यु निश्चित है, बाकी सब कुछ अनिश्चित है। हमारे जीवन में अगर जन्म हो गया, कुछ मिले ना मिले, कुछ पाए खोए, सब हो सकता है, लेकिन उन सब के बीच में मृत्यु का निश्चित होना सभी के लिए क्या है? कंपल्सरी है। वहाँ कुछ भी अनिश्चितता नहीं है। तो ये क्या हो, तो जब हमें लगता है मृत्यु कभी भी आ सकती, कहीं भी आ सकती है और निश्चित भी है, तो हम क्या करेंगे? अब अपना प्रत्येक कर्म इतने ध्यान से करेंगे, गलती हो जाएगी तो गलती को सुधारेंगे पूरा, और हर दिन नया सीखेंगे, नया सुधार करेंगे। ये सब किसके कारण हो रहा है? विवेक से किसका जन्म हुआ है? वैराग्य का जन्म हुआ। यहाँ पर हम लोगों ने 15 और 16 नंबर में सूत्र में पढ़ा था, जो हमारा अपर वैराग्य और पर वैराग्य पढ़ा था, वो इसी से संबंधित है कि विवेक से जन्म हुआ है वैराग्य का। वैराग्य किससे आ रहा है कि संसार में क्या शाश्वत है? तो मृत्यु शाश्वत है। यदि मृत्यु निश्चित है तो हम उसी के अनुसार अपने कर्म को सुधारेंगे। ठीक है, फिर आते हैं, ये क्लियर हो गया भारती जी कहाँ पर विवेक ख्याति आ रही है? जो एक सिस्टम हमने इसलिए पूरा नीचे से ऊपर तक कनेक्ट कर दिया जाके। फिर उसके बाद तो विवेक ख्याति क्या? मुख्य क्लिष्ट वृत्ति है। मान लो हम लोग कहें अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणय, सभी क्या है? सब हमारी अक्लिष्ट वृत्तियाँ हैं। लेकिन ये कब होगा? जब विवेक जागृत होगा। तो इसलिए विवेक ख्याति मुख्य अक्लिष्ट वृत्ति, जिसका जन्म संप्रज्ञात समाधि में हो रहा है। फिर आते हैं, और जब एकाग्रावस्था का मीन्स क्या हुआ? एक अवस्था, एक थॉट पर काम करना। तो ये एक थॉट क्या है कि हम मोक्ष को की प्राप्ति के लिए जीवन जिएंगे, ये एक थॉट ये है यहाँ। फिर आते निरुद्धावस्था। निरुद्धावस्था का मीन्स है जो हमारी विवेक ख्याति वृत्ति है, विवेक से जिससे वैराग्य का जन्म हुआ, वैराग्य से जीवन के प्रति हम सतर्क हो गए, अलर्ट हो गए। अब जब निरुद्धावस्था कैवल्य असंप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति करेंगे तो यहाँ पर आकर के हमारी जो विवेक ख्याति मुख्य वृत्ति थी, अक्लिष्ट वृत्ति है, उससे भी वैराग्य। मतलब अब हमारे जीवन में पहले क्लिष्ट से अक्लिष्ट में थे, अब अक्लिष्ट से भी मुक्त हो गए, जिसको हम हमेशा बोलते हैं ना कि ज्ञान का भी अहंकार हो जाता है। तो यहाँ हम ज्ञान से भी मुक्त हो गए, अब केवल अनुभव को प्राप्त कर लिया। ज्ञान से मुक्त हो गए और अनुभव को प्राप्त कर लिया है। तो यह है विवेक ख्याति का पूरा कॉन्सेप्ट।
अब यहाँ पर योग दर्शन में हम लोग संप्रज्ञात में आते हैं तो क्या फील करते हैं कि यहाँ पर आकर प्रकृति और पुरुष हम लोग ने कुछ कॉन्सेप्ट देखे थे। प्रकृति क्या है? हमारा चित्त, हमारा शरीर, जो कुछ दिखने वाला है सब प्रकृति में आता है, जो कुछ देखने वाला है वो सब पुरुष आत्मा में आता है। और इन सब से एक विशेष क्या नाम था? पुरुष विशेष, जिसको किसकी संज्ञा दी गई थी? ईश्वर की, या दी गई है। ठीक, पूरे इसमें कितने तत्व हैं योग दर्शन में? 26 प्रकृति के 24, पुरुष आत्मा और पुरुष विशेष परमात्मा ईश्वर। ठीक है, बाकी सब में कितने तत्व हैं जो हम लोग सांख्य दर्शन में पढ़ेंगे? कुछ में 17 और 18 है वेदांत में। और इसके बाद यहाँ पर जो हम लोग देखते हैं सांख्य दर्शन जो सिमिलर ग्रंथ है इसका, उसमें 25 तत्व हैं, उसमें पुरुष विशेष की बात नहीं की जाती है। ठीक है, तो ये हम लोग ने ओवरऑल क्या देखा? तो जब हम लोग संप्रज्ञात समाधि में आते हैं, विवेक जागृत होता है, विवेक ज्ञान आता है, तो हमें ये समझ में आ जाता है कि प्रकृति और पुरुष एक साथ हैं, लेकिन ये दोनों के कार्य अलग अलग हैं। हम शरीर और आत्मा, शरीर को जैसे भोजन की आवश्यकता है वैसे आत्मा के भोजन को संतुष्टि, आत्मकल्याण, आशीर्वाद की आवश्यकता है। आत्मा हमेशा सबके कल्याण की बात में जाए, संतुष्टि मिलेगी। आत्मकल्याण कब होता है? जब हम दूसरों के लिए या अपने लिए एक ब्लेसिंग्स दे रहे होते हैं। और शरीर का भोजन क्या है? जो हमारे वात, पित्त, कफ तीनों को संतुलित रखे, ये शरीर का भोजन होगा। मन का भोजन क्या है? नियमित स्वाध्याय हो। आत्मा का भोजन क्या है? आत्मकल्याण, जैसे जो भी हम करें वो कैसा हो वो कार्य आत्मकल्याण के लिए। क्लियर? अब हो गया ये पूरा कॉन्सेप्ट। अब जिसको जो भी कहीं कुछ लगे तो हमको लगा भारती मैम की बात पूरी हो गई। सियादबाद का पूछा था वो हमने मैटर भेज दिया, उसमें क्या है क्या नहीं। ठीक, अब किसी और का कोई कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। मैम हमारा भी जो अभी आपने बताया ना हो गया क्लियर। ठीक है, चलिए अब बोलेंगे और किसी का। मैम ये जो कारण शरीर है ये अज्ञान और अविद्या वाला शरीर है, कारण शरीर। हाँ, अब फिर से बोलेंगे, अभी 2 आवाजें क्लैश हो गई। हाँ बोलेंगे। कारण शरीर जो है वो अज्ञान और अविद्या का शरीर है। कारण का मीन्स हो गया 2 चीजें कि प्रकृति, यहाँ मान लो कहीं पर भी कोई दुख दिख रहा है, ठीक है, तो कारण में क्या है? अविद्या है, अज्ञानता है, तभी तो दुख दिख रहा है। और कारण में जैसे ही हमने अज्ञानता और अविद्या को किससे हटाया? योग से, ध्यान से हटाया, तो वही फिर हमें कारण का निवारण मिल जाएगा। तो अज्ञानता और अविद्या कारण है दुखों का, और इसका जो सॉल्यूशन है वो क्या है हमारा? वो योग विद्या ध्यान है। यहाँ पर सांख्य योग में ध्यान को सबसे अधिक महत्व दिया गया है कि ध्यान के द्वारा इस कारण को, जो हमारे प्रकृति और पुरुष के संयोग से जो कारण बना है, जिससे अज्ञानता और अविद्या का जन्म हुआ है, इससे मुक्ति पाने का सबसे सरल और सहज तरीका ध्यान है। और फिर मैम ये कारण शरीर जो तो सूक्ष्म शरीर से भी अच्छा नहीं, सूक्ष्म है। ये हमने वो बताया जो सांख्य दर्शन वाला कारण है। मैम इन्होंने इनका क्वेश्चन अलग था कि स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। ठीक है, ये बोल रहे कारण शरीर जो है वो अविद्या से जन्मा है क्या? क्लियर, ठीक है। तो कारण शरीर तो वो सूक्ष्म, वो उसको क्लियर कर रहे। ये सत्कारवाद के सिद्धांत में हमने बोला जो हमारा सांख्य दर्शन। अब आते हैं कल हमने क्लियर कर, ये जो आपका कारण शरीर वो है 3 जो हम लोग शरीर की बात करते हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। ठीक है, ये अंजू में पता नहीं आपको कैसे कुछ या तो गलत सुनने में हुआ, कुछ हुआ है कंफ्यूजन यहाँ पर। तो ये जो हमारा हम लोग बोलते हैं बॉडी माइंड सोल, ठीक है, तो स्थूल किससे कनेक्ट हो रहा है? बॉडी। सूक्ष्म किससे कनेक्ट हो रहा है? माइंड। और जो हमारा सोल किससे कनेक्ट हो रहा है? कारण शरीर से। तो कारण शरीर हमारा क्या है? मोक्ष मुक्ति का केंद्र है। ठीक है, चलिए। ये मैंने ना नोट्स में ही कहीं देखा था कि उसमें लिखा था कि कारण शरीर अविद्या और अज्ञान का शरीर है, इसलिए मेरे को कंफ्यूजन हुआ। वैसे मुझे क्लियर है कारण शरीर क्या है। मेरी नज़र में तो अगर हमने कुछ मेरी नज़र से गुजरता है तो हम वहाँ पर ट्रिगर दे देते हैं। अब वो नज़र से मेरी ना गुजरा हो तो नहीं बता, लेकिन ये क्लियर कर ले कि कारण शरीर हमारी आत्मा से संबंधित है और आत्मा की मुक्ति से संबंधित है। इसका संबंध अन्नमय कोश से और विज्ञान में दोनों से है। देखो अन्नमय कोश तो ये हो गया कि जब भी हमारी यात्रा, सॉरी, कारण शरीर तो आनंद में कोश से होगा, आनंद में और विज्ञान में, आनंद में से होगा, तो आनंद में होगा, लेकिन आनंदमय का जो बेसिक पॉइंट है वो अन्नमय से आएगा। हमने कल बोला था जो हमारा तैत्तरीय उपनिषद है
उसमें क्या डिफाइन किया गया है, जो भृगु और वरुण जी के बीच एक जो संवाद है हमारा, वो क्या है हमारा, वो ये है कि यदि हम अन्न का सदुपयोग करना सीख लें तो एक सामान्य व्यक्ति भी अन्न के सदुपयोग से आनंदमय कोष, मोक्ष और मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। तो वहाँ अन्न के संदर्भ में बताया गया है कि 3 चीज़ें वहीं डिफाइन की गई हैं कि पहले हमारी मेहनत से अन्न को अर्जित किया गया, अन्न का मतलब जो भी भोजन कर रहे हैं वो सब अन्न उसमें आ जाएगा। फिर दूसरा क्या है कि बहुत प्रेम से उस भोजन को तैयार किया गया हो, शांत मना स्थिति के साथ भोजन किया गया हो, पहली चीज़। फिर दूसरे में क्या है कि अन्न का एक दाना भी हम बर्बाद न करें। ये हमारे दर्शन का, उपनिषद का पाठ है। तो ये क्या है, यदि हम ऐसे करेंगे तो ये अन्न हमारे पहले किसको मजबूत करेगा, प्राणमय कोश को मजबूत करेगा। फिर जिसका प्राणमय कोश मजबूत हो जाएगा तो मन तो उसी पर डिपेंड करता है, तो मनोमय कोश हमारा मजबूत हो गया। फिर मनोमय कोश, जिसका मन बहुत स्ट्रांग हो गया तो उसका जो विज्ञानमय कोश है, जो लॉजिक वाला पार्ट है कि हमारे जीवन की उन्नति या मुक्ति के लिए क्या आवश्यक है, वो विज्ञानमय कोश का पार्ट हो गया। फिर विज्ञानमय कोश जिसका स्ट्रांग हो गया तो वो मोक्ष और मुक्ति, आनंदमय कोश की प्राप्ति या उपलब्धि में उपलब्ध होगा जाता है। तो ये क्या है, तो ये सब हुआ कहाँ से है, अन्नमय कोश से आनंदमय कोश की यात्रा है। तो आनंदमय कोश किससे कनेक्ट हो रहा है, कारण शरीर से। जब भी हमारा कारण शरीर की बात करेंगे तो जो हम लोग डेफिनेशन बोलते हैं बॉडी, माइंड एंड सोल, बॉडी स्थूल, माइंड सूक्ष्म, सोल हमारा कारण। अब और किसी का कोई क्वेश्चन हो अपने लेवल पे हम देख लें। मैम निसर्गोपचार, निसर्गोपचार का मीन्स है पंच तत्वों से उपचार। ठीक है, जो हमारे 5 तत्व हैं वो उनसे उपचार करना, उनसे अपने आप को क्योर करना नेचुरली, वो है हमारा निसर्गोपचार। और जिनके ऐसे कोई भी क्वेश्चन हो वो बोलते जाएंगे, तो जिनके हम जवाब अभी दे सकते हैं वो दे देंगे, यदि हमें लगेगा कि ध्यान से कुछ समझ के देना तो वैसे देंगे। और मेरे समझ से सारा मैटर भेजा जा चुका है, हेमंत भैया ने सारे टेस्ट ले लिए हैं जितना। मैम एक तरह से प्राकृतिक चिकित्सा का पर्यायवाची हुआ ये। हाँ, पूरा पर्यायवाची हुआ। ठीक, और इस समय जो कहीं बहुत सारी जगह पर प्राकृतिक चिकित्सा की जगह निसर्गोपचार ही लिखा जा रहा है। कई भारत में केंद्र हैं, वहाँ प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र नहीं लिखा गया, निसर्गोपचार लिखा गया। मैम चक्र का पहला जिक्र कहाँ पर आता है? चक्रों के बारे में सबसे पहले तो हम लोगों के जो वेद हैं वहाँ पर डिफाइन है। ठीक है, फिर हमारे जो उपनिषद हैं, उपनिषद अथर्ववेद में है इसका वर्णन, अथर्ववेद में। ठीक है, वो है। और फिर जो हमारे और उपनिषद हैं, जैसे ये हमारा कठोपनिषद हो गया और नीचे के उपनिषद हैं, जो हमारा ये मांडुक उपनिषद, सब में चक्रों के बारे में है। क्योंकि जितने हमारे राजयोगिक उपनिषद हैं या हठ यौगिक उपनिषद हैं वो किस पर यात्रा कर रहे हैं, जो कुछ भी हम करेंगे उससे किसका जागरण होगा, चक्रों का जागरण होगा। चक्रों का जागरण का मतलब है हमारी जो एनर्जी है नेगेटिव से पॉजिटिव होती जा रही है। तो जो जिस चक्र का जागरण होगा या जो भी चक्र हमारा ऊर्जित होगा, एनर्जेटिक होगा, वहाँ से हम ये कह सकते हैं कि अब वहाँ तक आने पर जो हमारी मानसिक शक्ति है या जो शारीरिक शक्ति है उसका विकास हो गया है। ठीक है, जैसे मूलाधार चक्र किसी का जागृत होगा तो क्या होगा, वहाँ पर व्यक्ति के जीवन से फियर हट जाएगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक, स्वाधिष्ठान चक्र जागृत होगा तो सौम्यता आ जाएगी। जो लोग का स्वर अच्छा होता है, गाना गीत या भजन सही से गाते हैं, तो इसका मतलब है स्वाधिष्ठान चक्र का जागरण। पूरा तो नहीं कहेंगे, पूरा होने में तो वो विशेषज्ञ हो जाएगा, लेकिन वहाँ पर स्वाधिष्ठान चक्र जागृति अवस्था में है। फिर मणिपुर जिसका जागृत होगा उसके संकल्प बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे और उसका जो धन वाला क्षेत्र है वो अच्छा होना शुरू हो जाएगा। जो महालक्ष्मी माता जी की जो कृपा बोलते हैं वो हमारा मणिपुर आप पर जब जागृत होता है वहाँ ये सही से काम करता है। अनाहत जब जागृत होता है तो हमारी चेतना कारण शरीर से मिलना शुरू कर देती है। मतलब आत्म जो भी हम करेंगे वो कल्याणकारी होगा। मतलब हम जो भी चाहेंगे, छोटा भी काम होगा, वो हमारे हृदय से यही निकलेगा, हमें भी फायदा हो और दूसरों को भी फायदा हो। ठीक, विशुद्धि जब जागृत होगा तो वाक शक्ति जो भी हम बोलेंगे वो सत्य हो जाएगा।
आज्ञा चक्र का मीन्स है त्रिनेत्र का जागृत, 6 सेंसर मीन्स हो गया कि आज्ञा चक्र जिसका जागृत है वो जहाँ बैठेगा वहाँ से ही यूनिवर्स के मैसेज को ले लेगा। ठीक है, सहस्त्रार का मीन्स हो गया उपलब्धि। अब हम मैसेज जहाँ से लेना चाहे ले लें और जिसको देना चाहे दे दें। ठीक, चलिए और बोलिए। मैम वैसे तो चक्र 7 हुए सहस्त्रार्थ को लेके, लेकिन जब सट बोला जाए तो सट का अर्थ है, सहस्रार क्या है, उपलब्धि का केंद्र है। ठीक है, मतलब उसको इसमें काउंट नहीं करेंगे। ईरा पिंगला से ऊपर उठकर सुषुम्ना में चला जाता है, इसलिए इसको उसमें नहीं गिनते। ठीक है, तो हाँ वो भी कह सकते हैं। मतलब सहस्रार का मीन्स ऐसे समझिए, जैसे हम अपने घर में छत पे जाना हो तो जब जीने से क्रॉस करके छत पे पहुंचेंगे, अब क्या छत पे पहुंच के हम ये कहेंगे कि अब कितने जीने से आए थे? तो जो छत है वो क्या है, जीने किसके लिए लगाए गए थे? छत पर पहुंचने के लिए। ठीक है, जीने किसके लिए, स्टेयर्स किसके लिए डिजाइन किए गए? हमें छत तक, टॉप तक पहुंचने के लिए। जो चक्र क्या है, हमारी उपलब्धि है सहस्रार तक पहुंचने का। तो सट को 6 में काउंट किया जाएगा, सहस्रार उपलब्धि का प्लेस है, इसलिए उसे सट में काउंट नहीं करेंगे। और सट का अर्थ भी 6 ही होता है, तो 6 हमारे यहाँ तक हो गए, इसका मतलब सहस्रार उपलब्धि स्थान है, इसलिए उसे काउंट नहीं करेंगे। तो इसको बताने के लिए बताया जाएगा, जैसे मेरा टॉपिक है तो स्वादिष्ठान चक्र को भी एक्सप्लेन किया जाएगा। सहस्रार शट करने के सहस्रार को बोले, हाँ, सहस्रार को बस ये बताएंगे कि ये शिव और शक्ति के मिलन करते हैं। बस यहाँ पर मोक्ष और मुक्ति जिसके लिए हठ योग क्या है हमारा, शिव और शक्ति का मिलन भी है, तो ये मिलन का स्थान। चलिए, तो अब हम लोग शांति पाठ करेंगे, बिल्कुल सही समय पर है, 1 मिनट बचा है। अब आप कल के लिए पूरी तरीके से रेडी होंगे, अपना प्रॉपर तैयारी करके रखेंगे। कल हम लोग मिलेंगे, आपका टेस्ट लेंगे, कोई बायसनेस नहीं रखेंगे, पहले से पूरा मेंटली प्रिपेयर होकर आएंगे वहाँ पर कि अब हमने जो कुछ पढ़ा है उसको भूल कर वहाँ बैठेंगे। ठीक, इसे बोलते हैं बायसनेस को हटाना। क्योंकि जब आप ये सोचेंगे सब जो पढ़ के जा रहे हैं, जो कुछ पढ़ा है इसी में से पूछा जाएगा वही बताएंगे, तो आप देख लेना एग्जाम में असफल हो जाएंगे। और जब आप ये सोचकर बैठेंगे कि हमने जो पढ़ा था आप सुनकर समझकर उत्तर देंगे, तो आप सफल हो जाएंगे। ठीक है, तो सारी पढ़ाई को एक बार सबसाइड कर देंगे, शांत मन से बैठेंगे, डीप ब्रीदिंग करते हुए, जिससे जो पूछा जाए आसानी से आंसर देंगे। लगे नहीं आता है, पोलाइटली नो बोलेंगे। चलिए शांति पाठ बोलेंगे रिंधी मैम। एक सुबह आप जो क्लास लोगे प्रैक्टिकल की 1 आवर की लोगे या हाफ एन आवर की? वैसे तो हाफ एन आवर की हम लेंगे, लेकिन अगर सुबह आपने बोलेंगे, पीछे बोला था कि सैटरडे संडे में 1 आवर की लूंगी, तो इसलिए पूछ रही थी मैं। संडे को तो लेंगे 1 आवर की, कल का नहीं लेंगे, संडे को हम लेंगे 1 आवर की। ठीक है, संडे को तो मैम हम भी ज्वाइन करेंगे, आप लिंक सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, यही लिंक रहेगा, यही लिंक रहेगा। अच्छा ले रहे, हाँ तो ठीक है, संडे को तो करेंगे। संडे को सभी लोग मेरी समझ से ज्वाइन कर लेना। ठीक है, क्योंकि कल प्रैक्टिकल की क्लास अलग से नहीं होगी, तो क्या होगा, हाँ कल ले लेंगे, कल आपका टेस्ट है, कल आप उसे पूरा देंगे। ठीक है, जो एग्जाम मॉक टेस्ट है, और जो संडे की क्लास है उसको सभी लोग पूरा ज्वाइन करें। एक बार सूक्ष्म व्यायाम से लेके लास्ट तक पूरा आपका 5 to 10 सेकेंड्स का टाइम लेकर सबका रिवीजन ले लेंगे, तो फिर एक बार पूरा माइंड में सेट हो जाएगा कि हमने जो किया है वो सिस्टमेटिक एक जगह पर देख लेंगे। चलिए बोलेंगे शांति पाठ। आंखें बंद, कमर और गर्दन सीधी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों की हथेलियों को आपस में घर्षण करेंगे और आंखों पर लगाएंगे, कोमलता से आंखों को खोलेंगे। चलिए सभी को शुभ रात्रि, प्रणाम। कल के लिए हाँ बोलेंगे। हाँ, ये जो इस टीचिंग स्किल होगी उसमें हमें ये बोलना है कि नहीं बोलना है? जैसे अभी मना किया है कि ये नहीं बोलना है, तो जब टीचिंग स्किल कर रहे हैं तो उस टाइम ये बोलना है कि हाथों का घर्षण करेंगे और आंख पर लगाएंगे।
बोलेंगे तो कुछ गलत नहीं है, लेकिन वहाँ इसलिए मना किया जाता है क्योंकि वहाँ सिंगल आप कर रहे हैं, किसी को करवा नहीं रहे हैं। ठीक है, जब आप जैसे पब्लिकली करवाएंगे, क्लास में कराएंगे, वहाँ तो बोलेंगे। वहाँ क्या हो रहा है कि वहाँ केवल आप ही कर रहे हैं, एग्जामिनर तो आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो वहाँ पर शांति पाठ करके अपने आप से ही हाथों को रख किया, आंखों पर रखा और नीचे कर लिया। ठीक है, वहाँ पर इसको बोलने की आवश्यकता नहीं। वहाँ पे है ना, नहीं ये सब नहीं होता है, क्योंकि लेवल 1 में ये मना किया था, ये नहीं ये अपना अंडरस्टूड पार्ट है, क्योंकि वहाँ आप एग्जामिनर के सामने किसी को ना तो डेमो दे रहे हैं और ना किसी की क्लास ले रहे हैं, तो वहाँ आपको बोलेंगे नहीं। ठीक है, खुद में, लेकिन अपना हाथों को रब करके आंखों पे रख के तभी आप नीचे रखना। ऐसा नहीं करना बस ओम शांति कर दिया और बैठ गए। ठीक है, उसको खुद में जरूर इतना कर लेंगे, क्योंकि शांति पाठ का मीन्स होता है कि उस ऊर्जा को हमने लिया है। ठीक है, बस उसको बोलना नहीं है कि हाथों को रब करना, ये नहीं बोलेंगे। ये क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि वहाँ आपको एग्ज़ाम दे रहे हैं, ये वहाँ बोलना है जब आप क्लास लेंगे। ठीक है, चलो चलो, प्रणाम, शुभ रात्रि।